तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हम वैदिक काल को जो है ऋग्वैदिक काल और पोस्ट वैदिक काल यानी कि उत्तरावैदिक काल में क्यों बांटा जाता है, क्यों हमारा सिलेबस बढ़ाया गया है, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि ऋग्वैदिक काल में ऐसा क्या था और उत्तरावैदिक काल में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि हमें वैदिक काल को दो भागों में बांटना पड़ा। ठीक है, इस वीडियो में इसकी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एक दो चीज मैं आपको बताता हूँ। जो ऋग्वैदिक काल था, इस समय में लोग नोमैड्स थे। ठीक है, नोमैड्स थे यानी कि घुमंतु थे। इनके पास एक ही काम था कि पशु पालो और जिनकी जी लो। ये पशुपालन करते थे, एक जगह पे पशु रहे, कल दूसरी जगह पे, परसों तीसरी जगह पे, ऐसे इनका जीवन चलता था। उत्तरावैदिक काल में ये स्थायी जीवन जीने लगे थे, स्थायी जीवन। अब इनके पास कृषि में अधिशेष था, यानी कि ये कृषि कर रहे थे और इनके पास अधिक उत्पादन हो रहा था, यानी कि अधिशेष था, यानी इन्हें जितना जरूरत था उससे ज्यादा इन्हें मिल रहा था। तो इनके पास कृषि में अधिशेष था और ये स्थायी जीवन जी रहे थे। ये क्यों हुआ था? इसके लिए दो चीजें मिलती है, दो कहानियां मिलती है। एक तो है विदेह माधव की, विदेह माधव। तो विदेह माधव की कहानी मिलती है शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण। तो दूसरा है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में लोहे की खोज होती है सन 1000 BC में। ये कारण जो है वो ज्यादा सही, ज्यादा उपयुक्त लगता है। अगर आप किसी को बताएं, इस बार किसी को हंसी आ सकती है। ये आयु ने खुद को जो है बड़ा चढ़ाकर बताया होगा विदेह माधव के। विदेह माधव है, उसकी कहानी देख लीजिए। विदेह माधव एक ऋषि थे, इनके मुख में मुखाग्नि थी, इनकी अग्नि थी। एक दिन विदेह माधव ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उनके मुख से जो अग्नि थी वो गिरी। कहाँ पे गिरी? गंगा के मैदानों में। उसने घने जंगल जो थे गंगा के, उन्हें साफ कर दिया। किसके लिए साफ किया? आर्यों के लिए। अब आर्य वहां पे अच्छे से खेती कर सकते थे। ये कहानी मिलती है, किंवदंती है, शतपथ ब्राह्मण में ये कहानी मिलती है। दूसरा है अतंजी खेड़ा। अतंजी खेड़ा में इसके बाद के प्रमाण मिलते हैं कि 1000 BC में जो है लोहे की खोज हुई थी। अब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे उनके पास तांबा जैसी धातु थी जो उतनी मजबूत नहीं थी, जो खेती करने के लिए जमीन को जितना जोतना होता है या फिर गहरी जुताई करनी होती है वो नहीं हो पा रहा था तांबे से। इन्हें इसके लिए एक मजबूत धातु की जरूरत थी जो था लोहा। लोहा मिलता है इन्हें 1000 BC में। इससे ये घने जंगलों को साफ कर पाते हैं और जमीन को ज्यादा गहराई तक जोत पाते हैं, यानी कि ज्यादा गहराई तक खोद पाते हैं उन्हें, जिससे अच्छी फसल होती है और कृषि में अधिशेष होता है इनके पास। अब इनके पास कृषि में अधिशेष हो रहा है, ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो ये दूसरी जगह क्यों घूमेंगे? पशुओं को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाएंगे? अभी जो है स्थायी जीवन जीना पसंद करेंगे, ना कि एक घुमंतु जीवन जीने के बजाय। तो ये स्थायी जीवन जीने लगे और जो एक सभ्यता है वो एक कारण से, किसके कारण से? सिर्फ लोहे की खोज की वजह से घुमंतु से स्थायी जीवन की ओर बसने लगी। अभी स्थायी जीवन तो जी रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? लूडो तो खेलेंगे नहीं यहाँ पे बैठ के कि लूडो खेल लेते हैं, आओ चलो। ठीक है, जो स्थायी जीवन जी रहे हैं अभी अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या है? इनके पास कृषि अधिशेष है। कृषि अधिशेष है ना, मतलब कि जो फसल में उत्पन्न हो रहा है अनाज वगैरह वो इनके पास ज्यादा है। अब इनकी जो सारी संपत्ति, धन दौलत, पैसा जो भी है, सब कुछ यही है, कृषि अधिशेष। अब इनको जरूरत पड़ेगी एक आर्मी रखने की, स्थायी सेना रखने की। तो ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पशु थे, पशुपालन कर रहे थे। कल यहाँ पे, आज यहाँ पे पशु लेके कल और कहीं चले जाएंगे, इन्हें सैनिकों की जरूरत पड़ेगी क्यों? ऋग्वैदिक काल में क्या हो रहा है? इनके पास कृषि अधिशेष है, इनके पास पैसा है, ले दे के इनके पास पैसा, एक ही चीज था, अनाज। तो अब ये स्थायी जो है सेना रखने की कोशिश भी करेंगे, स्थायी जीवन भी जिएंगे। यहाँ पे जो है कुमंतु थे, पशुपालन आधारित इनका जीवन था। तो यही फर्क था ऋग्वैदिक काल में और उत्तरावैदिक काल में। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा कि इनको दो भागों में क्यों बांटा जाता है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।